नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो अभी आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्ड फिश, एंजल, डॉलर फिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक्व भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथलिन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नजर आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं,
लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चों को अलग सेग्रीगेट करके रख दें। और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है 3x2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान अगेती गाजर की खेती से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसकी अलग अलग किस्में भी होती हैं, जिनकी खेती अगस्त से लेकर नवंबर के महीने में की जा सकती है। गाजर तमाम विटामिन और मिनरल से भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है कि पैदावार बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाती है। अगर आप भी अगेती गाजर की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ आगाती गाजर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं गाजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसकी खेती कैसे करते हैं किसान भाइयों? इसकी खेती कमोबेश बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम मूली की खेती करते हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। फ़र्क यह है कि इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। साथ ही साथ इसको हम सिर्फ जाड़े के मौसम में इसकी खेती कर पाते हैं। ऐसे मिट्टी का चयन करना है जहां बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है, जैविक मात्रा संपूर्ण मात्रा में है, साथ ही साथ जल जमाव की कोई समस्या ना हो, ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ किसान भाइयों, गहरी जुताई 1 से 1.5 फीट तक की गहरी जुताई आप करेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जल जमाव नहीं होने वाला है। साथ ही साथ कंकड़ पत्थर या मोरम या दूसरे किसी पेड़ पौधे के जड़ इसमें नहीं है, कुछ मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार नहीं है, उसको आपको अपने खेतों से सफाई करके उसके बाद ही आप इसकी बुआई करेंगे, तब आप इसका एक अच्छी उपज ले पाएंगे। आपको समुचित मात्रा में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ डीएपी और पोटास के रूप में आपको और यूरिया के रूप में आपको इसको देना होगा। रासायनिक उर्वरक अगर हम इनकी बात करें तो 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 40 से 50 केजी फास्फोरस और 50 से 60 केजी पोटास की आपको आवश्यकता होगी। अगर इसमें भी आप अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में, एसएसपी के रूप में अगर आप फास्फोरस का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा गुणकारी होगा, ज़्यादा लाभ इसको मिलेगा, क्योंकि सल्फर का भी रोल इसमें होता है। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, वैरायटी की जहां तक हम बात करें कि कौन सा प्रभेद का चयन करें, तो इसके लिए आप अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। वैसे इसके उपयुक्त प्रभेद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे होते हैं। उसमें पूसा केसर है, पूसा रत्नार है, नानटेज है, इस तरह के बहुत सारे प्रभेद हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। प्राइवेट कंपनी के भी कुछ प्रभेद आए हैं। नानटेज बहुत अच्छा प्रभेद है, ये मैं आपको बताते चलो, बहुत पुराना प्रभेद है, आज भी बहुत अच्छा करता है। एकदम ज़्यादा लाल रंग की अगर बात करें तो पूसा रत्नार करके वैरायटी आती है। पूसा केसर है, वो भी बहुत अच्छा प्रभेद है। आप इसमें से किसी एक का चयन करें। बीज 7 से 8 केजी रिकमेंड किया जाता है प्रति हेक्टेयर की दर से। 1 एकड़ में आप खेती करना चाहते हैं 2 से 2.5 केजी आपको बीज लगेगा। बहुत ज़्यादा बीज है, जितना बीज छोटा होता है उसका वजह यही है कि बुआई में डिफिकल्टी आती है, बहुत छोटे बीज होते हैं। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। साथ ही साथ अगर आप
आपके आगाती खेती आप करना चाह रहे हैं तो आप 2 फीट से 2.5 फीट चौड़े बेड बना लें और उसको 6 से 8 इंच ऊंचा बेड बना लें और उसमें इसकी बुआई करेंगे तो अगर पानी बारिश की समस्या है, पानी लगने की दिक्कत है, वो नहीं होगी। साथ ही साथ जब बेड ऊंचा करते हैं तो मिट्टी ऊपर आ जाने की वजह से इसके जो जड़ होते हैं, जो गाजर का जो पैदावार है वो अच्छा हो पाता है। ये हमें ध्यान देना है। और इसकी बुआई में बहुत मुश्किल होती है, इतने छोटे बीज होते हैं और इसको हमें चाहिए कि कतार से कतार 20-25 सेंटीमीटर की दूरी हो, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी हो। कतार कम से कम 20 सेंटीमीटर आपको रखने हैं, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर। इतने छोटे बीज होते हैं कि बुआई में मुश्किल आती है, जिसके वजह से कुछ घने बीज गिर जाते हैं। बाद में इसको कुछ उसमें थीनिंग करना होगा, बीच में से कुछ पौधों को निकाल के हटाना होगा, अन्यथा आपको अच्छे मोटे मोटे गाजर नहीं मिल पाएंगे। साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से मैन्युअली जो भी खरपतवार उगते हैं उसको बीच बीच में निकालते रहना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके खरपतवार हट जाएंगे, दूसरा फायदा क्या होगा कि उसके जड़ जब उखड़ेंगे तो ज़मीन भुरभुरा हो जाएगा और एरेशन होगा और गाजर को फलने फूलने में, उसके बढ़ोतरी में एक अच्छी मतलब एक माध्यम मिलेगा मिट्टी में और उसके जड़ जो है, रूट जो है वो अच्छा बनेगा। सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक पानी नहीं चाहिए लेकिन हल्की सिंचाई समय समय पे 10-12 दिनों पे इसको देने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, तभी आप समुचित उत्पादन ले पाएंगे। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखें, अगर आप आगात निकालेंगे तो आपको मूल्य 60-70-80 रुपये केजी बिकेगा, मेन सीजन में 15-20 रुपये केजी हो जाएगा। आपको निर्धारित करना है कि आपको आगात फसल लेके अच्छा मूल्य कमाना है या मुख्य फसल में थोड़ी परेशानी कम होगी, आसानी से खेती होगी लेकिन मूल्य आपको अच्छा नहीं मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है, कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। हालांकि अधिकतर स्थानों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फूल गोभी की आगात किस्मों कुंवारी, पटना अली, पूसा कतकी, हाजीपुर आगात, पूसा दीपाली की रोपाई करें। जिन किसान भाई का प्याज का पौधा 45 से 50 दिनों का हो गया हो, वो कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए पौधे को 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। प्रत्येक 2 क्यारियों के बीच जल निकास हेतु नालियां अवश्य बनाएं। किसान भाइयों, सलाह है कि आगात बोई गई अरहर की फसल में निकौनी तथा छटनी करें। सितंबर अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। परवल की राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, एकपी 3, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक किस्मों की रोपनी करें। पपीता की नर्सरी उठी हुई क्यारियों में तैयार करें। इसके लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस, CO 7, सूर्या और रेड लेडी है। हल्दी, अदरक, ओल और विगत माह बोती गई बरसाती सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। इन फसलों में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। लीची की देशी शाही, अड़ती वेदाना, देहरा रोज, पूर्वी रोज रोनटेट, चाइना तथा लेट बेदाना, प्रिया आदि किस्मों की रोपाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बारा, जिला सहरसा के कृषक रविंद्र कुमार ने। ये बांस की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार। इस अन्नदाता प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज हम जानेंगे कि बांस की खेती कैसे की जाती है, कुछ ऐसे उन्नत प्रजातियों की पहचान करना
जिसको लगा करके हम कॉमर्शियल स्केल पे या व्यावसायिक स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा बांस उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है बांस की उन्नत प्रजाति जो होती है उसकी पहचान करनी होती है। जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बताऊँ मैं, तो झारखंड में ज़्यादातर ऐसे बांस की डिमांड होती है जिसका जो गांठ के बीच की दूरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में बैम्बूसा टुल्ला और बैम्बूसा न्यूटांस ये 2-3 प्रजाति होती है जिसका कि खेती हम झारखंड के सभी भूमि पर प्राय करके हम अपने आय को दोगुना तिगुना कर सकते हैं। और अन्य प्रदेशों में जो है खासकर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं या सदर्न इंडिया की बात करूं तो बैम्बूसा बैम्बूज और डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टा, तो ये 2-3 प्रजातियां बहुतायत में लगभग पूरे भारत में मिलती है। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। यह घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके पौधे एक दिन में ही तकरीबन 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर बांस की अनेकों किस्में हैं जिनमें बम्बूसा बालकोआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा नूतन, बम्बूसा पलीडा इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रजातियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कलेक्ट किए हैं। ये देखेंगे जैसे कि आप लोग बैम्बूसा वेमिन है, थायरोस्टेचिस और ये गौडा अंगस्टिफोलिया है और इस तरह से अनेक प्रजातियां करके जन्म पंजीयन बैंक बनाया गया है। और इसके बाद फिर कुछ प्रजाति जो कि अच्छी चलती हैं, जिनका ग्रोथ या विकास बड़ा अच्छा होता है, ऐसे प्रजातियों को चिन्हित किया जाता है कॉमर्शियल स्केल या व्यावसायिक स्तर के उत्पादन के लिए। तो अब नर्सरी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये बांस जो है हालांकि पूरे भारत में से पाया जाता है, लेकिन इसके अच्छे उपज लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए इसको जो है दोमट मिट्टी जो है, दोमट थोड़ा बलुआ मिट्टी जो है वो बहुत उपयुक्त होता है। वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में बांस की खेती की जा सकती है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। इसकी खेती में भूमि 4.5 से 6 pH मान वाली होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। बांस की कटाई पर सरकार फॉरेस्ट एक्ट का कानून भी नहीं लगाती है। खासकर हमारे जो जुरिडिक्शन स्टेट है IFP रांची का बिहार है, तो बिहार के लिए मुख्य प्रजाति होती है बैम्बूसा बल्कोआ, जिसकी लागत कम आती है लेकिन इसका उपज जो है या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसका उत्पादन कम से कम 30 से 35 टन प्रति एकड़ रिकॉर्ड किया गया है। और इसको खेत में लगाने के लिए ग्रामीण भाई ये कर सकते हैं कि पहले खेत का पूरा ट्रीटमेंट किया जाए, किसी तरह खेत को हल चला करके या फिर जैसे भी सुविधा उपलब्ध होती है आपकी, वैसे करके पूरा लैंड को प्लेन कर लिया जाता है। बांस के बीजों की रोपाई पौधे के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए 12 गुना 15 मीटर पर क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है, या इसे आप पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बांस की प्रजाति को कितने दूरी पे लगाया जाए, तो इसकी ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रजाति कौन सी है। कुछ बांस की प्रजाति बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली होती है, बहुत उसका जो है डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे प्रजाति में डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट हम लोग 6 to 6 मीटर रखते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर प्रजातियों में 4x4 या 5x5 स्पेसिंग का हम इसमें प्लांटेशन करते हैं। इसको लगाने का सीज़न ये होता है, बरसात का सीज़न जो है सबसे अच्छा होता है। इसमें बरसात आने के पहले कम से कम 8 या 10 दिन पहले आप अपने खेत की तैयारी कर लें और उसमें जो है गड्ढा या आपको 4x4 मीटर पे स्पेसिंग पे करना है, 5x5 मीटर या 6x6 मीटर, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। और इस तरह से गड्ढे करके हम बैम्बू के पौधे को रोपित करते हैं प्रति हेक्टेयर 400 या 500 या 625। तो इस तरह रोपित करने के बाद हम कुछ दिनों तक इसको, चूँकि बरसात का दिन होता है तो इसमें किसी तरह की इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है इसके बाद कम से कम सितंबर या अक्टूबर के महीने में कम से कम 5 या 10 टन प्रति एकड़ जो है बांस फर्टिलाइजर NPK फर्टिलाइजर वो उसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली अप्लाइड कर देते हैं हम, है ना। बांस के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को केवल आरंभ में ही नमी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्रों में भी मल्चिंग मिट्टी पानी को वाष्पीकृत होने से रोकती है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखे कार्बनिक पदार्थों या सूखे पत्तों को गीला कर घास की तरह पौधे के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिससे अंकुरों को जन्म लेने में आसानी होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना होता है, क्योंकि खरपतवार बांस की वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। इसके लिए समय समय पर पौधों के पास खरपतवार दिखाई देने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकाल दें।
नमी इसमें भरपूर रहना चाहिए। जैसे कि एक बांस जो है घास कुल का प्रजाति होता है, तो इसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर देंगे या नमी देंगे या पानी देंगे तो ये प्रजाति जो है बांस का उतना ही ज़्यादा वृद्धि करता है। तो ये जो हम बांस लगाते हैं इसका जो एक्चुअल में हार्वेस्टिंग एज जो होता है वो लगाने के कम से कम 4 या 5 साल बाद होता है। 4 या 5 साल के बाद आपको बांस जो है रियल टर्म्स में रिटर्न देता है या उपज देता है। और इसको लगाने का जो खर्चा है ये प्रति एकड़ कम से कम 45,000 के आसपास इसका कॉस्ट पड़ता है प्रति एकड़। और इसको जो यदि पोल बेचने जाएं हम, तो पोल का कॉस्ट जो है कम से कम 60 या 70 रुपये या 80 रुपये प्रति पोल बिकता है यहाँ पे। और उसके बाद टोटल रिटर्न जो इससे यदि आप कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह तो कम से कम 2,80,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर आपको इसकी उपज मिलती है। तो इस तरह से शुद्ध मुनाफा जो है करीब 2,20,000 के आसपास प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसके अलावा इसमें आय में वृद्धि करने के लिए हम जो है बांस के बीच में हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो उसके तहत कुछ प्रजाति चिन्हित हैं जो कि यानी कि जो छांव बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे प्रजाति अगर अदर एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं इसमें भी आपका कम से कम 70 या 80,000 रुपये एडिशनल इनकम मिलता है। कंटिन्यूअस जो है वो रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, क्योंकि बांस का प्रजाति ऐसा होता है जो कि एक बार लगाने के बाद नष्ट नहीं होता है। ये लगातार रिसाइकलिंग मोड में चलता है और कई साल तक आपको इससे उपज मिलती रहती है। क्योंकि ज़्यादातर कृषक बंधु जो है यहाँ पर वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। किस तरह से बांस से टोकरी बनाना है या अगरबत्ती की सीख बनाना है या अलग अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं बांस के, उससे जुड़े हुए हैं। तो यदि बांस किसी दूसरे के खेत से खरीदने जाते हैं तो उनको कम से कम 50 से 60 रुपये 70 रुपये प्रति बांस पड़ता है। इससे उनका कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अदरवाइज़ क्या है, उनके पास यदि खुद का रिसोर्स होगा तो अपना खुद का बांस से अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं और उसको मार्केट। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।